अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, और एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं समा मनी हुएत गज़ाल में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली एपिसोड में हमने आपको स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के बारे में कई ज़्यादा मालूमात दी, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाया, और जाते जाते हमने एक वादा भी किया था कि अगले एपिसोड में तकाफुल के एक रिप्रेजेंटेटिव से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, सवालात हैं, उनके जवाबात आपको मिलेंगे। आज उसी वजह से हम आ चुके हैं कतर तकाफुल के सीईओ मिस्टर कामरान सलीम के पास। तो आइए इनसे जानते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्या और ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके हमें वाकिफ़ होना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक चीज़ तो मैं बताने भूल गया, बड़े खुश मिजाज आदमी भी हैं, तो बड़ा मज़े आने वाला है आज के डिस्कशन का। तो स्ट्रेट ऑफ द बैट सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इंश्योरेंस में, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस में और तकाफुल में क्या फ़र्क है? देखिए, इंश्योरेंस या तकाफुल दोनों में फ़र्क है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। इंश्योरेंस है कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सेल एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। तकाफुल है नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तबर्रो कॉन्ट्रैक्ट। अगर तबर्रो है तो असल में अगर लोग देखते हैं इंश्योरेंस और तकाफुल को एक तरह इसलिए कि उसका ऑब्जेक्टिव एक है, उसका रिजल्ट एक है। ये बात सही है कि दोनों का मौक़िफ़, दोनों का मुद्दा एक ही है कि जनाब रिजल्ट है कवर टू कवर द रिस्क, लेकिन जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ तकाफुल। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ दोबारा, मैंने पहले जब ट्वीट किया कि सेल एंड परचेज है, वहाँ पे वो रिस्क बाय करता है। एक इंश्योर्ड जो है वो पॉलिसी होल्डर है, वो प्रीमियम पे करता है टू बाय कवरेज, और वो कंपनी उसको प्रीमियम लेके उसको प्रोटेक्शन दे देती है। तकाफुल में दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। तबर्रो की वजह से वो पैसा डोनेट करता है। दो चीज़ें होती हैं वहाँ पे। हमने एक वक्फ का एक इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया हुआ है, तो जो फंड प्रोटेक्शन में जाता है वो वक्फ पूल का पार्ट बन जाता है। वक्फ पूल एक अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। वो एक शख्सी मिल्कियत है, एक जुडिशियल पर्सन है। वो रिस्क ले भी सकता है, वो क्लेम पे भी कर सकता है, प्रीमियम ले भी सकता है। तो उसका कोई मालिक नहीं है, पॉलिसी होल्डर मालिक नहीं है, कंपनी मालिक नहीं है। कंपनी मुतवल्ली है, ऑपरेटर है उसकी, और उसको एक फिक्स फी के बेस पे उसको ऑपरेट करती है। तो करता क्या है, जो पॉलिसी होल्डर है वो ये इंश्योरेंस को अपने रिस्क को कवर करवाने के लिए, तकाफुल में आने के लिए वो एक अमाउंट डोनेट करता है, तबर्रो करता है उस पूल के अंदर। उस पूल में चली जाती है और उसके तहत वो अपने फ्यूचर की कंटिजेंसी को कवर कर लेता है कि अगर मुझे कोई हादसा पेश आया तो ये पूल मेरे हादसे को रिकवर करेगा। जो हादसे के बेस पे जो पूल पे करेगा वो भी तबर्रो होगा। तो ये टू वे तबर्रो है। वन, फर्स्ट तबर्रो किया पॉलिसी होल्डर ने टू द वक्फ पूल, ठीक है, और दूसरा तबर्रो इन द केस ऑफ इवेंचुअलिटी वो उसने तबर्रो किया, उस फंड ने उस पॉलिसी होल्डर को। लेकिन सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंश्योरेंस में भी ऐसे ही होता है, आप एक प्रीमियम लेते हो, वो एक पूल में जाता है, तो फिर वो सारा पूल जो भी किसी को भी डैमेजेस होते हैं पॉलिसी होल्डर को, तो वो उसको कवर करता है। देखिए, इंश्योरेंस में कोई पूल नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी ही अंडरराइट करती है, रिस्क को ओन करती है, इसको वो बाय करती है। यहाँ तकाफुल में रिस्क बाय एंड सेल नहीं होता। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया गया है वक्फ पूल का। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूँ, आप अगर सिंपल मिसाल लें, 4 दोस्त अगर ट्रैवल करते हैं और वो ट्रैवल में कहते हैं कि हम कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं एक फंड में, और वो फंड हमारे कंटिजेंसी के लिए मीट करेगा। इमरजेंसी फंड हो गया। अब खुदा ना खास्ता कोई इवेंचुअलिटी होती है रास्ते में, वो उस कोई किसी को बीमारी हो गई, वो उस फंड से पे हो रही है। ये फंड है वक्फ पूल। ठीक है। यहाँ पे अब अगर उस फंड में कमी वाकई होती तो सारे पॉलिसी, वो जो 4 दोस्त थे, दोबारा कंट्रीब्यूट करते उस फंड में अगेन, और अगर फंड बच जाता तो या तो वो, अभी तो वो वक्फ नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी के सफ़र के लिए पैसे को अलग किया था, तो वो फंड वापस 2-3-4 में अगर वो इक्वल शेयर से आया था, इक्वल शेयर वापस हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऐड किया गया, क्योंकि ये 4 लोग ही नहीं है, यहाँ तो 400 लोग होंगे, 4 लाख लोग होंगे, 4 मिलियन लोग होंगे, क्योंकि इनडिफरेंट जो लोग होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो इसलिए डोनेशन का कॉन्सेप्ट तकाफुल ऑपरेटर का एक जुडिशियल पर्सन को इंट्रोड्यूस किया गया कि वो उसको ऑपरेट करे मुतवल्ली की हैसियत से, ऑपरेटर की हैसियत से, और कल को उसमें कोई अगर किसी किस्म का डेफिसिट आया तो कर्ज हसन के तौर पे वो दे सके ऑपरेटर उसको। और इसमें अगर कल जब क्लेम्स पे करने के बाद सरप्लस बच जाता है तो वो सरप्लस भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है फ्रॉम दैट वक्फ पूल टू द पॉलिसी होल्डर्स। तो ये ऐसे होता है? ऐसे होता है, हम करते हैं। पाक कतर फैमिली तकाफुल, जो कि तकाफुल की लीडिंग कंपनी है और पायनियर कंपनी है, वो हर साल सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने पॉलिसी होल्डर। हर साल फ्रॉम द डे वन
हम पहले साल से पॉलिसी होल्डर में सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट्स द कहने के बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड तकाफुल। डिफरेंस है ही कॉन्ट्रैक्ट का, और दोनों फरीक आपस में डील कैसे कर रहे हैं। ठीक। वो अक़्द मुआवजा हो गया, ये अक़्द तबर्रुअ हो गया। बेसिक डिफरेंस यही है। अदरवाइज पॉलिसी होल्डर या आप इंश्योर्ड को कह लें, जो भी कह लें उसको, दोनों का मौक़िफ़ मोर और लेस सेम होता है। देखें रिजल्ट पे इस्लाम में है क्या? इस्लाम में है प्रोसेस, हर चीज़ का प्रोसेस है। रिजल्ट की बेस पे फैसला नहीं होता। आप किसी चीज़ का रिजल्ट एक हो सकता है। मैं एग्जांपल दूं आपको ज़िना और निकाह की, ठीक है, दोनों का रिजल्ट एक ही है, लेकिन एक में प्रोसेस है, एक में प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस मेक्स दैट हलाल एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस नहीं है वहां पे, दैट मेक्स इट हराम। तो ऐसी एग्जांपल्स और भी हैं। तो इस्लाम में प्रोसेस की वजह से किसी भी आप अगर वो अनलेस के वो बिल्कुल डोंट्स में आता हो, गैर शरई मसला हो, तो अगर वो मुबाह में है तो उसमें हलाल और हराम प्रोसेस की का डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है, इसलिए इंश्योरेंस का जो मौक़िफ़ है क्या है? रिस्क कवरेज। तो बजाते खुद इंश्योरेंस हराम नहीं है। इंश्योरेंस का जो मुरव्वजा प्रोसेस है, जो प्रोसेस है, उसने उसको एक कह लें इम्परमिसिबल किया हुआ है। चलें सर, हमने बेसिक डिफरेंस तो इस्टेब्लिश कर लिया कि क्या होता है। अब मुझे बताएं कि तकाफुल की फर्दर कितनी अक़साम होती हैं और क्या पैकेजेस आप लोग प्रोवाइड करते हैं? लेकिन तकाफुल की बुनियादी दो किस्में, फैमिली तकाफुल और जनरल तकाफुल। फैमिली को हम अगर इंश्योरेंस के वर्ड यूज़ करें तो लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हम इंडिविजुअल को कवर करते हैं, फर्द वाहिद को, और नॉन लाइफ में हम एसेट्स को कवर करते हैं, प्रॉपर्टी, फायर है, मरीन है, मोटर है। अगर हम फैमिली के उसमें जाएंगे, फैमिली में क्या प्रोडक्ट्स होते हैं या क्या फर्दर डिफ्रेंशिएशन जो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें हम हेल्थ कवरेज देते हैं, इंडिविजुअल की हेल्थ कवरेज होती है। कॉर्पोरेट्स में अगेन कॉर्पोरेट एंटिटीज को कवर करते हैं, उनकी भी उनके एम्प्लॉयज़ की हेल्थ कवरेज होती है या लाइफ कवरेज होती है। ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल लाइफ होती है। इंडिविजुअल लाइफ में फर्द वाहिद एक इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट लेता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी है और अपनी डेथ कवरेज भी लेनी है, तो वो एक बंडल प्रोडक्ट होता है। तो ये 3 तरह की प्रोडक्ट्स फैमिली तकाफुल में यूजुअली कॉमनली अवेलेबल होती हैं। जनरल में आ जाएं तो जनरल में अगेन फायर है, मरीन है, मोटर है, मिसलेनियस है, तो उसमें एसेट्स हैं, सारे टेंजिबल एसेट्स हैं जो कवर होते हैं नॉन लाइफ में। ये मोटी मोटी अक़साम है उसकी। सर, ये आपने लाइफ इंश्योरेंस में जैसे होता है कि एक वो इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट आ जाता है, लोगों के बड़े ज़्यादा सवाल भी होते हैं, तो तकाफुल में भी ऐसा कुछ होता है कि सरमायाकारी की कोई गुंजाइश हो? जी जी, लाइफ तकाफुल में क्या है, फैमिली तकाफुल क्या है, उसमें जो इंडिविजुअल लाइफ की प्रोडक्ट है वो एक बंडल प्रोडक्ट है, मैंने कहा ना, यूनिट लिंक प्रोडक्ट होती है। उसमें जो इंडिविजुअल्स पॉलिसी लेते हैं, 2 चीज़ें उनका जो मौक़िफ़ होता है वो 2 होते हैं बुनियादी तौर पे। एक, वो अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो कराना चाहते हैं ताकि मैच्योरिटी वैल्यू उनको मिले, और एक वो अपना रिस्क कवर करते हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाता है, तो इंतकाल होने की सूरत में उनको एक लम्प सम अमाउंट या उनका फिक्स इनकम बेनिफिट शक्ल में उनको बेनिफिट मिल जाए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो यूनिट लिंक प्रोडक्ट होते हैं इंडिविजुअल लाइफ के। उसमें दोनों चीज़, तकाफुल में भी वही चीज़ है कि आप इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने पॉलिसी होल्डर ने, और पॉलिसी होल्डर ने अपनी लाइफ की डेथ कवरेज भी ली, और उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है, 2 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उसके, उस अमाउंट के उसके कंट्रीब्यूशन 2 पोर्शन बनेंगे। एक जाएगा वक्फ पूल में, जिससे उसकी लाइफ कवर होगी, मोर्टालिटी चार्ज वहाँ कटेगा वहाँ पे, उससे उसकी लाइफ कवरेज होगी। इन द केस ऑफ डेथ उसको या एक्सटर्नल डेथ या नेशनल डेथ उसको कवरेज मिलेगा उसकी फैमिली को। जो उसका दूसरा पोर्शन है वो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और उसकी जो प्लान 5 साल का लिया है, 10 साल का लिया है, 15 साल का लिया है, तो वो 5 साल तक या 10 साल तक या 15 साल तक कंडीशन पे करता रहेगा, और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो होती रहेगी। जो उसने जो भी ऑप्शन चूज किया है, फिक्स इनकम प्लान लिया है, उसने इक्विटी प्लान लिया है, तो बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती रहेगी, जो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी उसकी। ठीक है। तो वो उसको एंड ऑफ द लाइफ पॉलिसी टेन्योर उसको मिल जाएगी। तो सर, अगर ये दुरुस्त है कि जो मुनाफा होता है, तो उस पर फिर ये एतराज़ भी बड़े लोग करते हैं कि वक्फ फंड का वक्फ वाला कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं ले सकता, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो आपको इंश्योरेंस का जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है वो वक्फ से मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे तकाफुल में 2 पूल हैं, एक पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड है, और वक्फ पूल को हम कहते हैं पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड। तो जो जो वक्फ का फंड है ना, वो पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड है। जो रिस्क चार्ज जाता है वो पीटीएफ में जाता है, जो कि वक्फ होता है। ठीक है। वहाँ से बेनिफिट नहीं मिल रहा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट जो है, जो उसकी मिल्कियत है पॉलिसी होल्डर की, वो जा रहा है पीआईएफ में, पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड में। वहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो हो रही है, जो उसको एंड ऑफ लाइफ या उससे वो अगर
प्रीमेच्योर सरेंडर करना चाहता है या वो पार्शियल विड्रॉल करना चाहता है, तो वो उसको पीआईएफ से उसका अमाउंट वापस मिलती है। वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू का फंड है। पीटीएफ में भी देखिए, वक्फ फंड में से बेनिफिट कोई नहीं ले सकता। मतलब ये है, ये नहीं है कि वो बेनिफिट, देखिए पीटीएफ से भी वो डेथ बेनिफिट ले रहा है। अच्छा, तकाफुल में जो वाकिफ होता है, जो डोनेट करता है पॉलिसी होल्डर, उसका नाम वो है वाकिफ, वक्फ कर रहा है वो। वक्फ में उसूल ये है, उसका अरबी मफहूम है कि शर्तुल वाकिफ कनसुल शारे। जो वाकिफ शर्त लगा रहा है वो ऐसे ही है कि शारे शरा डिफाइन करता है तो कोई कंडीशन लगाता है, तो वो उसकी ऐसे ही लागू होती है उसके उसूलों पर, माँ सिवाय कि वो नाजायज़ ना हो, गैर शरई शर्त लगा दे। वो गैर शरई शर्त नहीं है, नाजायज़ शर्त नहीं है। तो अगर वो शर्त लगाता है कि मुझे इससे कुछ बेनिफिट मिले इस शक्ल में कि मुझे नुकसान हो, तो वो उसको दिया जाएगा। वो अदम जवाज़ नहीं है, उसका नाजायज़ नहीं है, वो दी जाएगी। लेकिन जो आपका सवाल है कि प्रॉफिट वाला एलिमेंट, तो प्रॉफिट वाला एलिमेंट तो उससे मिलता ही नहीं, पीटीएफ से, तो पीआईएफ से मिलता है, क्योंकि वो प्लान लेता है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड, और इन्वेस्टमेंट लिंक प्लान में जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट पोर्शन है वो पीटीएफ में नहीं जाता, पीआईएफ में जाता है। तो ये पहले से नहीं ये राजी किया जाता है कि इस इतनी इन्वेस्टमेंट पे इतना मुनाफा मिलेगा या इतना फ़ायदा हासिल होगा? फिक्स रिटर्न तो हो नहीं सकता, होता भी नहीं है। इलस्ट्रेटिव, इंडिकेटिव दिखाया जाता है कि जनाब इंडिकेटिव प्रॉफिट ये है, क्योंकि वो माजी की एक हमारी एफएम फंड मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है जो कि हिस्टोरिकल रिटर्न दिखा रही होती है हमारी, वो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है हमारा। हम पॉलिसी होल्डर को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को दिखाते भी हैं कि जनाब ये हमारा माजी में रिटर्न रहा है। तो वो गिवन जो अवेलेबल रेट चल रहे हैं, मार्केट चल रही है, फिक्स इनकम की डिस्काउंट रेट चल रहा है, उसकी बेस पे एक रिटर्न का पैटर्न है। रेट्स प्री डिफाइन नहीं होते हैं, प्री डिफाइन या फिक्स नहीं होते। फिक्स नहीं होते कि मैं आपको लाख रुपए के ऊपर इतना फिक्स मुनाफा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिकेटिव होता है कि जनाब देखिए हमने हिस्टोरिक रिटर्न्स ये पे किए हैं, तो अभी आगे यही लगता है कि इसी यही रिटर्न ग्रो करेगा, तो आपको एक इंडिकेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न ये होगा, वो एक एक्सपेक्टेशन होती है। सर अगर हम जनरल इंश्योरेंस पे आ जाएं, तो जैसे कि मेरा पिछले दफ़ा जब मैं स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के एक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा था, उनसे भी ये सवाल था कि इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, सही है, उनके बिज़नेस को भी हिट किया होगा, आई एम श्योर आपके बिज़नेस को भी हिट किया होगा, कि लोग इस टाइम जहाँ पे कमोडिटीज़ की प्राइस इतनी ऊपर हैं वो उसको एक बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, तो फिर उस आउट ऑफ देयर वे जाना और उनको इंश्योर कराना उनको बड़ा ये अजीब सा लगता है, क्योंकि लोगों के पास अब इतने पैसे नहीं रहे, क्योंकि उनकी सैलरीज वहीं की वहीं है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई है। तो मुझे ये बताएं कि क्या तकाफुल को ये एज हासिल है, जैसा कि आपने कहा कि अगर लेट्स से कि कोई अपनी गाड़ी इंश्योर करवाता है, तकाफुल करवाता है, तो उसमें अनलाइक इन इंश्योरेंस अगर वो एक साल का जो भी फ़ी पे कर रहा है, तो अगर उस साल उसको कोई डैमेजेस ना हो या उसको तकाफुल को कोई क्लेम ना करे वो, तो वो उसको वो जो अमाउंट उसने की थी वो पूरी या उसका सर्टेन पार्ट वापस मिलेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सरप्लस का एक एलिमेंट है, मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया था कि पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड या वक्फ पूल, वक्फ फंड जो भी कोई भी नाम लें उसका, उसमें साल के आखिर में सरप्लस डिटरमिन होता है कि तमाम कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के बाद और क्लेम्स पे करने के बाद कोई सरप्लस बना नहीं बना, रिजर्विंग के बाद सरप्लस बना नहीं बना। सरप्लस जो बचता है उसको पर डिक्लेयर किया जाता है एक परसेंटेज की शक्ल में कि इन पॉलिसी होल्डर्स को इस साल का ये सरप्लस मिलेगा। तो वो सरप्लस का एलिमेंट ज़रूर है तकाफुल में, और हर हम पाकिस्तान फैमिली तकाफुल के प्लेटफॉर्म से रेगुलर हर साल उनको सरप्लस बांट रहे हैं पॉलिसी होल्डर्स को। ऑन एवरेज कितना, क्या परसेंटेज? लास्ट ईयर में 27.5% बांटा हमने कंट्रीब्यूशन, 25.5, 27.5। ठीक है। तो फर्दर आप मुझे बताएं कि अगर किसी ने कोई अपनी गाड़ी तकाफुल करवाना है गाड़ी के लिए, तो क्या उसका प्रोसीजर होता है, कितनी एग्जाम होती हैं? देखिए गाड़ी का तकाफुल तो सिंपल ही है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेगा या लिमिट कवर लेगा, ठीक है, थेफ्ट का लेगा या ओन डैमेज का लेगा, तो वो तो जो मार्केट में रवैजा है वही तकाफुल भी दे रही है। रेट तो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं कि रेट क्या चल रहा है। कितना परसेंट होता है इस वक्त? 1.5% चल रहा है एवरेज। ठीक है, एवरेज जो कंट्रीब्यूशन का रिस्क कवर का, तो वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं क्या रेट चल रहा है। बड़े ज़्यादा लोगों का ये भी क्लेम होता है कि अब जैसे कि देखें इंश्योरेंस में भी लास्ट टाइम में मैंने जिक्र किया था कि जैसे कोई बंदा अपनी गाड़ी इंश्योर करवाता है, वो उसको ऑन द टाइम ये प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया जाता या जो भी और रीजंस हों, लेटर ऑन उसको पता चलता है कि पहले ये कहा जाता है कि आपको अगले साल मार्केट वैल्यू के लिहाज से जब भी आप रिन्यू करवाओगे अपनी पॉलिसी, तब आपको वो वैल्यू जो होगी वो तब आपको कैलकुलेट करके बताया जाएगा, एडिशनल चार्जेस जो भी होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर साल में ऑब्वियसली जैसे हमारी इकॉनमी में देखा जाए तो प्राइसेस इवन 100% तक बढ़ जाती हैं।
तो इस दौरान जब उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया होता तो फिर ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि वो जब वो क्लेम करवाने जाते हैं उनको कहते हैं आपको हम तो बस इतना करेंगे, क्लेम करेंगे, हम इतना आपको प्रोवाइड करेंगे, बाकी आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो आप लोग इसको किस तरह, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आपका ऐसी कंपनी से? क्या आप कम्युनिकेशन बेहतर करते हैं या आप कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? देखिए अभी रिसेंटली जैसे ये बात हुआ भी था ये, तो हम करते ही हैं कि देखिए अंडर इंश्योरेंस वाला क्लॉज अप्लाई हो जाता है बेसिकली, ये जो आप सुबह आप रेफर कर रहे हैं। तो हम पॉलिसी होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी गाड़ी जो है अंडर इंश्योर्ड है, ठीक है। और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ भी होता है। और रिसेंटली हमने जब ये प्राइसेस में बहुत फ़र्क आया, ऊपर नीचे लास्ट ईयर की बात ही है कि जिसमें प्राइसेस में बहुत फ़र्क आया गाड़ी की वैल्यू में डॉलर की वजह से भी और गाड़ियों के प्राइस बढ़ने की वजह से भी, तो हमने हर कस्टमर को फ़ोन करके बाकायदा उनको इन्फॉर्म किया, लेटर भी लिखी है उनको हमने कि आपकी गाड़ी की ये कवर्ड वैल्यू थी, अब ये वैल्यू हो गई तो पॉलिसी अंडर इंश्योरेंस तरफ जा रही है, तो आप इसे इस तरह से इसको कवर अप कर सकते हैं कि आप इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करें और पे करके इसको आप फुल इंश्योरेंस में जो फुल आपकी वैल्यू है आज की उस पर आप मेंटेन रखें उसको। तो हम उनको टेलीफोन के जरिए, लेटर के जरिए उन्हें कम्युनिकेट करते हैं उनको। अच्छा सर, काफ़ी दफ़ा ये भी लोगों के वो कंसर्न्स होते हैं कि काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज जो भी उन्होंने उनसे बात की होती है, जो भी मुतालबात होते हैं उस पर वो पूरा नहीं गुजरते, पाबंद नहीं करते उनको, तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे में वो कहाँ जा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू तकाफुल? कोई ऐसा इदारा है जो सबको रेगुलेट करता हो? देखिए इदारा तो दोनों के लिए कॉमन ही है, इंश्योरेंस तकाफुल फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन है या SECB है। तो पहला फोरम फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन है कि अगर किसी कोई ग्रीवेंस है और वो हल नहीं हो रहा, कंपनी उसको रिजॉल्व नहीं कर रही, तो वो अपनी एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में। तो फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन उनका एक्सपेडाइट होता है हर चीज़, वो फ़ौरन नोटिस सर्व करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तकाफुल कंपनी को, और फिर दोनों को पार्टियों को बुला लेते हैं, अपने पास हियरिंग करते हैं उसकी, और फिर जो बात होती है जिस तरह जो भी मेरिट होता है, जिसका मेरिट होता है वो उसको फिर डिसीजन दे देते हैं वो। तो फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन एक एक्सपेडिशन इदारा है, और पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न वो वही है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ अपील वही है कि पॉलिसी होल्डर का वो फ़ौरन एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वहाँ रिजॉल्व ना हो तो फिर SECB के दूसरे फोरम्स हैं, फिर लीगल फोरम भी हैं। तो सर जो लोग इतने अवेयर ना हो ऐसी चीज़ों का, जिनको बीट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स, तो वो जब पहली दफ़ा इंश्योरेंस या तकाफुल कराने जाएं तो वो ऐसी चीज़ों से किस तरह बच सकते हैं? कोई ऐसी तजावीज़? पहले ये बात ऐसे थी कि पॉलिसी होल्डर्स को अवेयरनेस नहीं थी। SECB ने उसमें लेटली बहुत एक्शन लिया कि उन्होंने पाबंद किया कि कंपनी के हर ऑफिस में मेन आपकी जो एंट्रेंस के ऊपर जहाँ पे आपका मेन लोगों का इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे बिल्कुल पब्लिश हो, प्रिंटेड हो और वो फ्रेम हुआ हो कि कौन कौन से फोरम्स हैं जहाँ पे अपने ग्रीवेंस लेके जाया जा सकता है। वेबसाइट पे अवेयरनेस दी हुई है, हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये लिखवा दिया गया है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ जहाँ एस्केलेट किया जा सकता है अपने अपने ग्रीवेंस को। तो कई जगहों पे इस तरह से SECB की अपनी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। तो अब खासा ये पब्लिसाइज कर दिया गया है, SECB लेटली इसको करवाया दिया है कि पॉलिसी होल्डर को उसके अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए कहाँ जाना है, फर्स्ट लेवल क्या है, सेकेंड लेवल क्या है, थर्ड लेवल क्या है। तो ये अब खासा उन्होंने इसको अवेयरनेस देने की कोशिश की है। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं जाते जाते कि जैसे कि हमने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन बढ़ी रही है, बड़े ज़्यादा बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, तो आपका बिजनेस किस तरह अफेक्ट हुआ है और हुआ भी है या नहीं? यस, बिजनेस अफेक्ट हुआ है, मगर चूँकि हमारा काम है रिस्क कवर करना, तो इंश्योरेंस या तकाफुल कंपनी का तो काम ही बढ़ेगा ऐसे एनवायरनमेंट में, या कह लें कि जहाँ पे उसको चैलेंजेस हैं लोगों को। तो चैलेंजेस इनके हवाले से हमारे काम में तो बढ़ना है, तो इंडिविजुअल के हवाले से हमारा काम ग्रो हुआ है। ठीक है। कॉर्पोरेट्स के हवाले से यस, हमारे काम में चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की अपनी इनकम कम हुई हैं, तो उन्होंने भी अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए मीन्स कॉस्ट कटिंग करने के मीन्स ढूंढने उन्होंने। तो वहाँ पर यस, हमारा बिजनेस को थोड़ा सा कह लें कि ऐसा कोई मेजर चैलेंज तो नहीं, लेकिन यस वहाँ पे कमी हुई है। ओवरऑल रिटेंशन रेट्स कितने रहे? देखिए इंडिविजुअल में तो हमारे हमारी ग्रोथ है। ठीक है। इंडिविजुअल तो ग्रोथ है हमारी। ठीक है। ग्रोथ है, तो वहाँ पे हमें कोई लगा शुक्र है सेटबैक नहीं है। यस, कॉर्पोरेट में हमारी टेंशन है, तो वो वहाँ पे कम है, तो वो कह लें कि हमारी 90% टेंशन है हमारी। ठीक है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें इतना कीमती वक्त दिया। तो लेकिन अब जाते जाते बस आपसे मेरी ये गुजारिश है कि एज अ लास्ट मैसेज आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो भी कंफ्यूज है कि इंश्योरेंस की तरफ जाया जाए या तकाफुल की तरफ जाया जाए? एनी लास्ट मैसेज? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि तकाफुल की तरफ जाना चाहिए, इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं तकाफुल में काम बिलीव करता हूँ। और इसके यस, इसके रीज़न देखिए हलाल से ज़्यादा रीज़न क्या अच्छा होगा, ठीक है। और तकाफुल के देखें अपने मेरिट्स हैं, प्रोडक्ट कंपेयर कर लें,
तो तकाफुल की प्रोडक्ट्स के बारे में आपको थोड़े प्लस ही मिलेंगे, ठीक है। बाद लोग जो कि इंश्योरेंस को भी नहीं मानते, तकाफुल को भी नहीं मानते, उनको क्या कहेंगे आप? देखें, ये इज्तिहादी मसला है, मुज्तहिद की मसला है ना ये। तो इज्तिहाद में दोनों तरीके हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये इजमा नहीं है कि पूरी उम्मत का इजमा हो और वो सब इस पर यकजा हो जाएं। इजमा में यकजा होते हैं, इज्तिहाद में तो नहीं होता। इज्तिहाद तो आपका अपना मिला अपना है, तो उलमा के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो लोग बिलीव नहीं करते हैं इंश्योरेंस में, या वो तकाफुल को भी नहीं मान रहे फॉर और अदर रीज़न, मगर वो पैसा तो है उनके पास, ट्रांजेक्शन तो वो कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं, वो तो वो बैंकिंग को तो यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो कन्वेंशनल बैंकिंग हो, चाहे वो इस्लामी बैंकिंग हो। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं अपने तकवे के लिहाज से वो करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। करंट अकाउंट यूज़ करके वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि मैंने उससे बेनिफिट नहीं लिया, बट इन अदर वर्ड्स उन्होंने उस सिस्टम को सपोर्ट किया, क्योंकि बैंकिंग ने, चाहे वो कन्वेंशनल चाहे वो इस्लामिक हो, करंट अकाउंट पर रख के पूरा बेनिफिट लिया। बिल्कुल। तो आपने डायरेक्ट तो सपोर्ट नहीं किया, इनडायरेक्ट सपोर्ट तो किया। मैं जानता हूँ कई इंस्टीट्यूशंस को, कई कंपनीज को, कई इंडिविजुअल्स को कि वो अफजलियत के तकाज़े में चलते हुए वो करंट अकाउंट में अपने ह्यूज पैसा रखे बैठे हुए हैं, मगर उस करंट अकाउंट में रख तो रहे हैं, वो खुद तो कुछ नहीं दे रहे, मगर उस पैसे को वो उस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी उनको मैसेज ये है, हमारा पैगाम ये है, हम इस पर उनको ये पैगाम ये देंगे कि वो पैसे को इस्लामिक सिस्टम में ही रखें, चाहे इस्लामिक बैंक में रखें या तकाफुल में या इस्लामिक AMCs में रखें, ठीक है। उसका प्रॉफिट ना लें, उस प्रॉफिट को बगैर सवाब की नीयत के चैरिटी कर दें, डोनेट कर दें। अभी फ़लस्तीन का जो मसला है कितना ह्यूज है, बहुत। आप उस पैसे को जो आप करंट अकाउंट में रख रहे हैं, उस पैसे को आप सेविंग अकाउंट में रखें या इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में रखें या तकाफुल कंपनी में रखें, और जो उसमें प्रॉफिट जनरेट हो आप ना लें, आप उस प्रॉफिट को डोनेट कर दें, तो किसी का तो फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप उसमें कुछ भी डालें, लेकिन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं आप। बाकी जब तक आप पॉलिसी होल्डर की बात करते हैं, तो मैं पॉलिसी होल्डर के लिए एक पैगाम ये दूंगा कि वो पॉलिसी, अगर वो तकाफुल में आते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ें, किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें। किसी ने कोई चीज़ बता दी तो उन्होंने ब्लाइंड फेथ कर लिया। हमारे यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन भी कैश चेक दे दिया जाता है जी, कैश हार्ड कैश दे दिया जाता है, तो ये चीज़ ना करें। कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि चेक दें, कंपनी के नाम में दें और क्रॉस दें, तो वो क्रॉस चेक ही दें, कंपनी के नाम में दें, ताकि किसी किस्म की मिस हैंडलिंग ना हो, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट को समझ लें, समझ के साइन करें, बगैर समझे साइन ना करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें इतना ज़्यादा कीमती वक्त दिया और हमारे इतने ढेर सारे सवाल थे उनके जवाब दिए। मुझे तो सारे जवाब मिल गए, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमें देख रहे हैं उनको भी सारे जवाब मिल गए हों। फर्दर आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हों, मिसकंसेप्शंस हों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी विद अनदर इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी फ्रॉम अ डिफरेंट सेक्टर। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।